जी बच्चों, तो वी वर ऑन इकोनॉमिक एफिशिएंसी और राइट, सो वी वर ऑन इकोनॉमिक एफिशिएंसी और उसका हम पहला क्वेश्चन ज़रा डिटेल में देख रहे हैं, लेकिन वो क्लास टाइम खत्म। वालेकुम सलाम जी। क्लास टाइम ज़रा ख़त्म हो गया था, तो एक बार इसको दोबारा अच्छी तरह देख लेते हैं। With the help of a diagram, assess the view that government intervention can be used successfully to correct market failure caused by positive externalities. तो इस केस में उसने आपको क्लियर कट मार्केट फेलियर बता दिया कि जी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का करना है। मार्केट फेलियर को हमने डिफाइन किया, a situation where market forces of demand and supply fail to allocate resources efficiently, either under or over allocate them, do not account for all relevant costs. फिर जी कहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंट है? एलोकेटिव एफिशिएंसी इज वेयर marginal social cost is equal to marginal social benefit plus marginal cost is equal to price. ये क्राइटेरियंस हैं। बेसिकली कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज हो रहा होता है, तो ये डायग्राम सिंपल सा आप लोगों ने बनाना है टू स्टार्ट विद मोस्ट क्वेश्चंस ऑफ एफिशिएंसी। अच्छा, मुझे लगा था कोई बच्चा आ रहा है जी। तो अब one of the cases where market fails is in allocating resources efficiently is when there are positive externalities. ठीक है, so basically positive spillover effects arising when the benefits of an economic transaction for the society is more than benefits to consumers and producers. जैसे public vaccination program can be a good example of a product with positive externalities. एक आदमी ने वैक्सीन लगवाई, खुद तो बच गया, उसकी इम्यूनिटी बढ़ी, लेकिन रिस्क ऑफ हिम ट्रांसमिटिंग द डिजीज टू अदर्स, इंसिडेंस, वो भी कम हो गया। तो एज अ रिजल्ट सोशल बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीन इज मोर देन प्राइवेट बेनिफिट्स। अब डिमांड का ये डायग्राम क्या शो करेगा कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट्स कंसिडर करता है, डिमांड इज मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, एक्सटर्नल बेनिफिट को इग्नोर करता है। जब उनको ऐड किया जाए तो डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा, एमएसबी बन जाएगा। वर्टिकल डिस्टेंस ए टू सी इज मार्जिन एक्सटर्नल बेनिफिट, एरिया ए बी सी इज नेट वेलफेयर गेन जो कि रुक रही है, यानी डेड वेट लॉस। किसी को यहां पे प्रॉब्लम? मैंने बनाया भी था, दोबारा बना दूं या क्लियर है? ऑल यू नीड टू डू इज शिफ्ट डिमांड कर्व टू द राइट। पहले एमपीबी लिखो और फिर एमएसबी लिखो। सप्लाई को मार्जिनल सोशल कॉस्ट लिखना है, क्योंकि हम प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज की बात नहीं कर रहे। कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों? पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी वो सप्लाई कर्व पे शो होती है बेटे, आप लोगों को बड़ी दफा करवाई हुई है। जैसे इंटरनेट है, कोविड 19 वैक्सीन जिस कंपनी ने डेवलप की थी, उनकी प्राइवेट कॉस्ट वर मच मोर देन सोशल कॉस्ट। सोसाइटी को वो वैक्सीन बहुत सस्ती मिली थी। मैं बना रहा हूँ बेटे, इस क्वेश्चन में ड्रॉ कर सकते हैं आप। इस केस में डिमांड को आप सोशल बेनिफिट लिखोगे, क्योंकि हम एक्सटर्नल बेनिफिट्स ऑफ कंजम्पशन की बात नहीं कर रहे। सप्लाई अलबत्ता प्राइवेट कॉस्ट है। हसन अहमद, शेजल, अमीन, मुदस्सिर, अब्दुल्ला अजहर, और कौन कौन है बच्चे मैं एक बार देख लूं। अब्दुल हादी, नूर, फातिमा, रबिया, नितानशी को नहीं करना। जी बच्चे, तो ये आप जरा तसल्ली से देखें। फर्म्स की कॉस्ट जो वैक्सीन बनाती हैं, इंटरनेट जिन्होंने डेवलप किया था, वो बहुत ज़्यादा थी कंपेयर टू जितने पे वैक्सीन हम लोगों को मिली। प्राइस मार्केट एंड क्वांटिटी मार्केट ये थी। सोशल कॉस्ट सोसाइटी की बहुत कम थी, क्योंकि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट में से एक्सटर्नल बेनिफिट माइनस हुए थे थर्ड पार्टीज के।
इक्विलिब्रियम ऑप्टिमम क्या होता कि ये चीज ज्यादा कंज्यूम होती, ठीक है। ये मार्केट फेलियर आपका हो रहा है और ये एरिया डेड वेट लॉस का। समझ आ गया? उसमें बस सप्लाई कर्व को शिफ्ट करना है बच्चों। क्लियर और नॉट? बनाऊं या समझा दूं राहमीन? बेटे मुझे बताएं, जिस फर्म ने, मॉडर्ना ने, फाइजर ने कोविड वैक्सीन बनाई थी, उनकी कॉस्ट ज्यादा थी या हमारी कॉस्ट ज्यादा थी जिन्होंने वैक्सीन लगवाई? उनकी ज्यादा थी, तो सोसाइटी की कॉस्ट बहुत कम है, जिसकी वजह से सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ, क्योंकि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट रिसर्च कॉस्ट में से माइनस किया हमने मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट्स को। अब ये ऑप्टिमम लेवल पे आ गया। क्यू एम से क्यू ऑप्टिमम अंडर एलोकेशन या अंडर प्रोडक्शन हो रही थी। समझ आ गया जी? एनीवन, एनी क्वेश्चंस? पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज, यस। जी बेटे, इसलिए समझ आ गया? ओके, चलें जी, लेट्स कैरी ऑन नाउ। ये देखिए, क्वेश्चन पे वापस आ रहे हैं। तो ये है जी पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी का। अब गवर्नमेंट, इन्होंने सिर्फ कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी कर दी है। गवर्नमेंट में इंटरवीन टू करेक्ट दिस मार्केट फेलियर। पॉजिटिव प्रोडक्शन हो या पॉजिटिव कंजम्पशन, दोनों में सेम इंटरवेंशंस हैं। जैसे सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, कितनी देगी? इक्वल टू मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। आप बेशक डिमांड को बाहर शिफ्ट ना कराएं, खाली सप्लाई कर्व को शिफ्ट करवा दें सब्सिडी देके। मैं अभी समझाता हूँ, वो ज़्यादा इजी डायग्राम है। तो आपने डिमांड कर्व को लिखा मार्जिनल सोशल बेनिफिट, सप्लाई को लिखा, एक सेकंड में गलत तो लेबल नहीं कर रहा हूँ, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी, अभी दोबारा वापस आते हैं। मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट और सप्लाई वाज मार्जिनल सोशल कॉस्ट, ठीक है। और जब हमने इक्विलिब्रियम बनाया प्राइस, अब मेरे बच्चों, अगर डिमांड कर्व सोशल बेनिफिट पे शिफ्ट होता, यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनता, तो आप उस हिसाब से एक वर्टिकल डिस्टेंस लेके मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट के बराबर सब्सिडी दो। सप्लाई इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट, विच प्राइवेट कॉस्ट थी, सॉरी, यहाँ पे मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। ये भी आप बना सकते हैं। ये मार्केट फेलियर है और ये डेट वेट लॉस। समझ आ गया बच्चों? वरना आप दोनों शिफ्ट करके, ये वाला पसंद आता है तो ये बना सकते हैं। ठीक है जी, अब इसकी इवैल्यूएशन करते हैं। सब्सिडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, जी जी जी, हेलो जी, बोलें। अम, वो कोई बच्चा फिर माइक खोल रहा है मुझे लगता है। बेटे बच्चे माइक्स ना खोलें, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है। क्वेश्चन है तो जरूर करें, बताएं जी। मेरे वाला या ये वाला? ओके, जीएनएस देख लिया? ओके, सब्सिडी। अब सब्सिडी की वैल्यूएशन जी, सब्सिडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, जिससे सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होता है, प्राइस कम होती है, कंजम्पशन बढ़ती है। तो वो जो अंडर कंजम्पशन, अंडर प्रोडक्शन हो रही थी, अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो हम ऑप्टिमम लेवल तक लाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इसके रिजल्ट में अगर वो ज़्यादा रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन पे दे रहे हैं, तो हो सकता है यही पैसे एजुकेशन पे, हेल्थ केयर दूसरी पे लगा सकते थे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। साथ में सब्सिडीज़ की एक और लिमिटेशन कि सब्सिडीज़ कैन बी मिसडायरेक्टेड, ठीक है।
आपने सब्सिडीज दी, अमीर आदमी जो कि सब्सिडी के बगैर भी वैक्सीन अफोर्ड कर सकता था, अब उसको भी सस्ती मिलेगी। सब्सिडीज के रिजल्ट में इनइलास्टिक डिमांड थी, क्योंकि वैक्सीन वगैरह इनइलास्टिक डिमांड होती है, तो तब भी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ेगी, टैक्स पेयर्स पे अननेसेसरी बर्डन पड़ता है। सबसे मेजर बात, मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, तो गवर्नमेंट अंडर या ओवर सब्सिडाइज करेगी। अब चार चार बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम दोबारा सुन लें। सब्सिडी रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे प्राइस कम होती है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, मार्केट फेलियर कम होके हम ऑप्टिमल लेवल पे पहुंचने के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन सब्सिडी क्यों नहीं काम करती? गवर्नमेंट को एमईबी कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, गैस लगाने पड़ते हैं, ओवर या अंडर सब्सिडाइज कर देते हैं। डिमांड अक्सर इन चीज़ों की इनइलास्टिक होती है, सब्सिडी इतनी कामयाब नहीं होगी। सब्सिडी के रिजल्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अदर एरियाज आ जाएगी। सब्सिडीज बिकम अ बर्डन ऑन टैक्स पेयर, इनएफिशिएंसी बढ़ाएंगी। तो इस तरह करके आपने इवैल्यूएशन करनी है, तभी आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। एनी क्वेश्चंस बच्चों? दूसरी हम अवेयरनेस कैंपेन कर सकते हैं। Another strategy a government can employ to overcome positive externality is the use of positive advertisement. A successful persuasive campaign, ये nudge theory है, highlighting the benefits of, for example, vaccination or education, both products with positive externalities, may nudge the behavior of potential users and help shift the demand curve, marginal private benefit to the right, closer to marginal social benefit. Compared to the financial incentive, a change in attitude of consumers towards a product may have a more permanent effect on the problem of underconsumption. ये आपके इंफॉर्मेशन फेलियर को टारगेट कर रही हैं, लेकिन क्यों कामयाब नहीं होंगी? कैंपेन्स आर वेरी एक्सपेंसिव, गवर्नमेंट को फंडिंग में कमी हो सकती है, लोन्स लेने पड़ सकते हैं, आउटकम कैंपेन्स की अनसर्टन है, कंज्यूमर शायद बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करें और इतना फर्क ना पड़े, फ्यूचर जनरेशन पे ज्यादा फर्क पड़ेगा, लॉन्ग रन में इफेक्ट आएगा। So the policies of government to intervene may be effective in bringing the output closer to socially optimum output, but governments may also fail in determining the right size of subsidy and carrying out effective advertisement. In such cases, even with government intervention, the welfare loss may not be fully prevented. समझ आ गया बेटा? डायरेक्ट प्रोविजन भी कर सकते थे, बिल्कुल। मैक्सिमम प्राइस भी लगा सकते थे, कई तरीके हैं, लॉज भी कर सकते थे, ठीक है। अब मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन, ओ मैंने क्या किया, अच्छा हाँ ये दूसरा क्वेश्चन देखें। टू इम्प्रूव एलोकेटिव एफिशिएंसी, इकोनॉमिस्ट फ्रीक्वेंटली एडवाइज, G. To improve allocative efficiency, economists frequently advise government to remove existing subsidies to the private sector providers of education. With the help of a diagram, evaluate this advice. अब अगेन एलोकेटिव एफिशिएंसी उसने खुद बता दी है, और केस ऑफ मार्केट फेलियर मेरिट गुड है एजुकेशन। तो हमने आर्ग्यू करना है कि क्या इकोनॉमिस्ट की बात सही है कि सब्सिडी हटा देनी चाहिए, या कोई और तरीके भी होने चाहिए। सिंपल। तो अगेन हमने वही एफिशिएंसी वगैरह डिफाइन करना है। स्टार्ट इन्होंने कैसे किया? while companies and organizations run by the state are considered to be public sector, क्योंकि वर्ड प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का आया होता, तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। प्राइवेट सेक्टर is the part of the economy that is not run by the government. It comprises businesses and enterprises that are controlled by private individuals or groups for the purpose of making a profit. These private individuals and groups are allowed to own non-human resources. Resource allocation is efficient, and allocative efficiency is when total welfare of society is maximized. वही marginal social cost of last unit should be equal to marginal social benefit of that unit. Price should be equal to marginal cost, consumer producer surplus maximum. Again, start वही है। किसी को यहाँ प्रॉब्लम? अब यहाँ पे बात हो रही है एजुकेशन की, वही पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का क्वेश्चन है। One of the cases where market fails in allocating resources efficiently is when there are positive externalities, positive spillover effects, which
when the benefits of economic transaction for the society exceed the benefit to direct users. Education could be a good example of a product with positive externality. A person getting education not only raises his own skills and earning potential, yani private benefit, but benefits non-users by contributing to tax revenue that can be spent on welfare of general public. The social benefit of education, which is private plus external benefit, becomes greater than private benefits. प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट देखता है, इसलिए ये अंडर कंज्यूम अंडर प्रोड्यूस होती हैं. एजुकेशन इज ऑल्सो अ मेरिट गुड और इसके बेनिफिट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग. दे डोंट रियलाइज द फुल बेनिफिट्स. अब फॉलोइंग डायग्राम 2 shows the case of merit goods such as education. Assuming there are no negative externalities, marginal social cost and marginal private cost are same supply curve. अलबत्ता डिमांड परसीव्ड बेनिफिट्स पे थी, एक्चुअल बेनिफिट्स ज्यादा थे. अगर कंज्यूमर्स को पता होता तो डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होता, जो एरिया ए डेड वेट लॉस है वो खत्म हो जाता. समझ आ गई मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? लिमिटेड इन्फो, फुल इन्फो. अब जी, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, सब्सिडी देगी. बिल्कुल वही डायग्राम दोबारा. डिमांड कर्व को सोशल बेनिफिट बनाया उन्होंने ताकि सही अमाउंट ऑफ सब्सिडी एक्सटर्नल बेनिफिट्स के बराबर आए और मार्केट फेलियर करेक्ट हो. कोई कंफ्यूजन इस डायग्राम में? आप अगर करें तो फिर एक्सटर्नल बेनिफिट्स के बराबर दिखाएं. आप इस तरह कर लें, डिमांड को भी शिफ्ट कर दें और सप्लाई को भी, ज्यादा बेहतर डायग्राम है. डिमांड का पोटेंशियल परसीव्ड बेनिफिट, सोशल बेनिफिट बाहर शिफ्ट करें और सब्सिडी उसके मुताबिक दें ताकि मार्केट फेलियर रिमूव हो. अगेन, अब आप में से कोई मुझे बताए सब्सिडीज क्यों कामयाब होंगी और क्यों कामयाब नहीं होंगी? वेरी गुड. प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी, जिसकी वजह से हाँ, पुअर कंज्यूमर्स भी अफोर्ड कर लेंगे, ज्यादा लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएंगे. गुड. लेकिन सब्सिडीज नाकाम क्यों होंगी? समबडी एल्स? एमईबी के बराबर. एमईबी गवर्नमेंट से मिलता ही नहीं, उनको कैलकुलेट ही नहीं होता, जजमेंट होती है, गेस होता है. ओवर या अंडर कंजम्पशन, गम सब्सिडीज ओवर या अंडर सब्सिडाइज करना, गवर्नमेंट फेलियर. और बताएं, और बताएं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इनइलास्टिक डिमांड, समझ रहे हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर्सनल यूज के लिए मिस यूज हो सकती हैं, इनएफिशिएंसी कॉज करती हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, समझ आ रहा है? वो ही कहानी दोबारा. समझ रहे हैं? सब कुछ वही कहानी दोबारा. जी मेरा बेटा. यस. तो वो सब्सिडीज के बावजूद इतना सस्ता नहीं होगा. अभी भी शायद उनको ना मिले. बिल्कुल सही है. अब देयरफॉर गवर्नमेंट में कंसिडर प्रोवाइडिंग एजुकेशन डायरेक्टली टू जनरल पब्लिक, अपनी यूनिवर्सिटीज, अपने स्कूल में. दिस विल मेक एजुकेशन मोर एक्सेसिबल टू द चिल्ड्रन ऑफ लेस एंडाउड फैमिलीज and help ensure that education provided is at the level that is most desirable for the society. लेकिन डायरेक्ट प्रोविजन में बहुत सारा फंड लगता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है, क्वालिटी इश्यूज. गवर्नमेंट सेक्टर का प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, तो उधर टीचर्स वगैरह को परमानेंट जॉब्स होती हैं, सेफ फील करते हैं, इतनी मेहनत नहीं करेंगे. और गवर्नमेंट के पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होगा कि अच्छी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, लैब्स वगैरह हों. एक और स्ट्रैटेजी क्या कर सकते हैं जी? पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट. कुछ नोट कर रहे हो? वही चीजें रिपीट हो रही हैं हर क्वेश्चन में. आर यू गाइस फॉलोइंग? बिल्कुल बनाएं, बिल्कुल. वो परसीव बेनिफिट, एक्चुअल बेनिफिट, बात तो वही है ना. अब जी, आप ये कर लेंगे ना एडवर्टाइजमेंट वाला खुद ही, बेनिफिट्स प्रॉब्लम्स, या करवाऊं? बना दें, नहीं बनाना तो कोई मसला नहीं है. पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट टू, मुझे बता दें पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट वाला डायग्राम, सॉरी अपना एवेल्युएशन वगैरह करवाऊं कि क्यों ये नज थ्योरी कामयाब होगी, क्यों कामयाब नहीं होगी. हम पहले करके आए हैं, सबको क्लियर है?
Okay, G. So the policies of the government to intervene may be effective in bringing the output closer to socially output level, optimal output, but government may also fail in determining the right size of subsidy and providing quality education directly to general public. In such cases, even with government intervention, welfare loss caused by information failure may not be fully prevented. हमेशा यही एंड होता है, गवर्नमेंट फुली कामयाब नहीं होती। अब अगला क्वेश्चन देखें। अब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज पे आ गया, यूज ऑफ। अब जब क्योंकि वर्ड यूज है, यहां पे सर कामरान ने प्रोडक्शन का बना दिया, आई डोंट एग्री। यहां कंजम्पशन की एक्सटर्नैलिटी का क्वेश्चन था। यूज ऑफ एयर ट्रैवल लीड्स टू मार्केट फेलियर कॉज्ड बाय नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। with the help of a diagram, assess the extent to which a government can intervene to correct this market failure। मैं एक दफ़ा देख लूँ कि कोई बच्चा क्यू में वेट तो नहीं कर रहा, और फिर हम क्लास, हाँ मासिल आया है, राइट जी। तो लेट्स स्टार्ट नाउ जी। तो क्योंकि वर्ड यूज था, आपने अगेन वही कहानी, मार्केट फेलियर को डिफाइन किया। फिर एलोकेटिव एफिशिएंसी, क्योंकि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इज आल्सो अ केस ऑफ एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। तो MSC should be equal to MSB, MC should be equal to price, consumer producer surplus should be maximized, demand supply, MSB, MSC, equilibrium, price quantity ideal। लेकिन मार्केट क्यों फेल हो रही है? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज की वजह से, which are harmful spillover effects arising when the cost of an economic transaction for society exceeds the cost to those who are directly part of the consumption transaction, buyers or sellers। Private cost of airline travel includes opportunity cost of investment in freight, maintenance charges, airport fees, fuel expenses, whereas the external costs are emissions through the burning of fossil fuel, air and noise pollution, social cost of airline travel that combines private as well as external cost is more than private cost। और प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट कंसिडर करता है। अब यहां पर उन्होंने बोला नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कैन बी ऑफ टू टाइप, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज आर व्हेन मार्जिनल सोशल कॉस्ट एक्सीड्स मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। और इन्हें स्टील मिल की एग्जांपल दी कि वो वेस्ट रिवर में डाल रही है, पोल्यूट कर रही है उसको। ऑल्दो इन माय ओपिनियन यहाँ पे क्वेश्चन इसका नहीं था, इन्होंने नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी का बना दिया, हमें नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी का बनाना था। डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होना चाहिए था। मैं आप लोगों को एक बार बना के दिखा देता हूं जी। ये देखें, कंज्यूमर जो एयर ट्रैवल, सॉरी आवाज नहीं आ रही, बेटे आवाज नहीं आ रही, सॉरी। माइक के पास करके बोलो। आई नो, बट वर्ड यूज मुझे बार बार कह रहा है कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। तो डिमांड प्राइवेट बेनिफिट की, जी जी जी। जी, मार्किंग स्कीम में उसने यही बोला था कि कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी का डायग्राम होना चाहिए। अगर आपको अनश्योर है तो दोनों बना दें, ठीक है। अब डिमांड कर्व मार्जिनल सोशल बेनिफिट हुआ, क्योंकि एमपीबी में से माइनस किए हमने मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, पोल्यूशन वगैरह जो एयर ट्रैवल की वजह से हो रही थी। अब हम ऑप्टिमम लेवल पे आ गए, प्राइस भी गिर गई डिमांड कम होने से, और क्वांटिटी भी। तो मार्केट फेलियर क्यू एम से क्यू ऑप्टिमम ओवर कंजम्पशन था, और डेड वेट लॉस ये वाला एरिया था। सबको समझ आ गया मेरे बच्चों? बस डिमांड कर्व शिफ्ट करना है कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी में, एमपीबी से एमएसबी पे जाना है, एमईसी मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट माइनस करनी है। राइट जी, राइट पे शिफ्ट होगा, इसमें लेफ्ट पे, बस सिंपल सी बात। याद रखना, कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज डिमांड कर्व को अफेक्ट करेंगी, प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज सप्लाई कर्व को। सॉरी, आप बहुत हल्का बोल रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ रही। थ्योरी में क्या लिखेंगे कि
travelers who use air travel are unaware of harm it is causing to the environment, the noise in the nearby area, or the loss of value of land because of that noise and pollution, a loss of value of land because of that pollution and noise. They only consider their private benefit. If external costs were minus, demand curve will shift to the left. Simple. समझ आ गई? मेरे ख्याल में उन्होंने यूज का वर्ड नहीं देखा और गलत कर दिया मेरे हिसाब से। इट आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन आई पर्सनली बिलीव मार्क्स की भी यही कह रही थी कि पॉजिटिव नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज है। अब अगेन इसके ऊपर बिल्कुल जी 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 बोले। अब जी आपने क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाना है। उससे फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। कितना टैक्स लगाना है? मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर। ठीक है, उसकी वजह से ऑप्टिमम लेवल पे हम आ सकते हैं, कंजम्पशन कम होगी प्राइस बढ़ने से। कुछ लोग एयर ट्रैवल अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। लेकिन नाकामी गवर्नमेंट की क्या है? एमईसी मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट कैलकुलेट करना आसान नहीं है। ओवर या अंडर टैक्स कर देंगे, नाकामी हो जाएगी। ये किसने माइक ऑन किया है? बंद कर दें। ठीक है। इन सम केसेस इन इलास्टिक डिमांड होगी है ट्रैवल की, बिजनेस फ्लाइट्स वगैरह की, तो वो कंज्यूमर्स महंगे होने के बावजूद लेते रहेंगे। ठीक है जी। ये फिर कोई आ गया? मैंने तो इस सुबह बड़ा ध्यान से देखा, किसी को ना एंटर होने दो यार। इन बच्चों को हया नहीं है कि भाई हम क्लास कर रहे हैं और ये लोग ऐसे ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। किस नाम से आया हुआ है? नहीं, आई डोंट थिंक एनीवन इज देयर। निटांशी, यस। पता नहीं कैसे एंटर हुए, मैंने तो अपनी तरफ से बड़ा ध्यान रखा है। चलें जी, लेट्स मूव ऑन। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिर आप अवेयरनेस कैंपेन कर लें अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर ट्रैवल के बारे में, अवेयरनेस दें कंज्यूमर्स को। फिर वही सेम उसका इंटरवेंशन का फायदे नुकसान, लॉन्ग टर्म में फायदा, शॉर्ट रन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतना इफेक्ट नहीं आएगा, लॉन्ग रन में जाके माइंड बदलेगा, नजेस टेक टाइम बिफोर दे वर्क। और कंक्लूजन में गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज तेजी से काम करती हैं, कुछ स्लो, गवर्नमेंट खुद भी फेल हो जाती है, तो पूरा मार्केट फेलियर रिमूव नहीं होता। एवरीवन क्लियर ऑन दिस बच्चों? जी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यस। सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो रही होती है, लेकिन बोलते हैं इसको इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, कितना लगाएंगे? एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर। उससे सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होंगी, प्राइसेस बढ़ेंगी, कुछ लोग एयर ट्रैवल करना कम कर देंगे, उससे हम ऑप्टिमल लेवल के पास आ जाएंगे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव इफेक्ट होता है। मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट सही तरह कैलकुलेट नहीं गवर्नमेंट कर पाती, ओवर या अंडर टैक्सेशन कर देती है, गवर्नमेंट फेलियर आ जाता है। या तो बहुत ज्यादा कंजम्पशन गिर जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, या बहुत थोड़ी गिरेगी। अगर बिजनेस फ्लाइट्स वगैरह थी, उनकी डिमांड इनइलास्टिक है, तो फिर भी इनडायरेक्ट टैक्स काम नहीं करेगा, राइट। और इनडायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशन भी आएगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये वाले पॉइंट थे, समझ आ गया एडवर्टाइजमेंट के बारे में? जी जी। बना सकते हैं जैसे इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इन्होंने खैर नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी का बनाया है, मैं खैर इनडायरेक्ट टैक्स का नहीं बनाया। आप बना सकते हैं सप्लाई प्लस टैक्स लेफ्ट पे। जी सॉरी। मेरे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आई कैन नॉट गिव यू अ नंबर। जैसे इस क्वेश्चन में आई शो यू द क्वेश्चन और आपको अंदाजा लगाऊंगा कि कैसे। एक ये एलोकेटिव एफिशिएंसी का डायग्राम तो सब में बनना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे था, तो एक आधा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का भी, एमसीएसी को लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रहा हो, वो डायग्राम बना दीजिए। तो एक या दो ये हो गए। अब उसने कहा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज यूज की वजह से, तो कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी का, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का डायग्राम, डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट करने वाला, एमपीबी टू एमएसबी।
एमपीपी माइनस एमईसी। ठीक है, कंजम्पशन हमेशा डिमांड कर्व पे शो होगी, प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज सप्लाई कर्व पे। उसके बाद मेरा बेटा आप इसके अंदर बना सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस का, बना सकते हैं अवेयरनेस कैंपेन से डिमांड लेफ्ट का बना सकते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस से सप्लाई लेफ्ट का। बाकी जरूरत नहीं है। समझ आ गया? वो भी आपकी मर्जी है। ओए, रिवीजन कराऊं इस वक्त? बेटे अभी दोनों की हैं, 2 मिनट पहले। अच्छा चले। ये समझ आ गई है कंजम्पशन वाली? अब 1 मिनट अनस, अब्दुल रहमान बताएं, ये समझ आ गया है? हमजा, अच्छा हमजा बहुत मुश्किल हो जाएगा, बताओ बेटे क्या समझाऊं? प्रोडक्शन वाली मेरा बेटा ये है, देखो। कंजम्पशन वाली आ गई, ये देखो डायग्राम बना हुआ है। हमजा जवाब दो ना मेरे बेटा। ओह माय गॉड। आई वुड से आप इकोनॉमिक एफिशिएंसी वाली वीडियो देखो बेटे, वरना बहुत बच्चों का इस वक्त नुकसान हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। जी 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 अनस। ये है नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ। नई क्वांटिटी पे जाके आपने देखना है कितना एरिया बन रहा है। ठीक है, चलें जी, बैक टू द पेपर। ये अब ये फिर आ गया कोई। कैसे एंटर हो गया? मैंने तो एंटर नहीं किया। जी बेटे बोले। जी बताएं बताएं। ठहरिए, हिंदुतांशी दोबारा अच्छे दो चला गया। जी सॉरी, मासिल बोले। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। आप सोशल लिख दो अगर आपको दिल कर रहा है, कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ, प्रोडक्टिव उसमें नहीं, एलोकेटिव के मामले हैं सारे। फ्रस्ट्रेट पे लगाया हुआ है, पता नहीं क्यों एंटर हो रहा है। चले लेट्स मूव ऑन जी। जी चले, इग्नोर करें, चले। राइट जी। अब एक और क्वेश्चन देखें, दिस शुड इवन मेक इट मोर क्लियर। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि pollution is caused when consumers or producers make decision based on self interest. This is a sign of market failure. With the help of a diagram, evaluate the extent to which government policies should rely upon market forces to address this market failure. मुझे बताएं, पोल्यूशन कौन सा मार्केट फेलियर है? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, कंजम्पशन की भी, पैसिव स्मोकिंग वगैरह, और प्रोडक्शन की, स्टील मिल्स का केमिकल्स डंप करना। समझ आ गया? तो पहले आप वही। हाँ हाँ, दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। तो सबसे पहले आप बेसिक डायग्राम बनाएंगे एलोकेटिव इन एफिशिएंसी वाला, मार्केट फेलियर को डिफाइन करेंगे, कुछ नोट करे हो, सब क्वेश्चन सेम है। उसके बाद आप आ जाएंगे प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी पे, या कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी पे पहले इन्होंने कर दिया, एमपीबी टू एमएसबी शिफ्ट करवाया। आप बेसिकली सिंपल वाला भी बना दे तो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके जी। उसके बाद ये प्रोडक्शन की एमपीसी, सिर्फ वो कंसिडर कर रहे थे, एक्सटर्नल कॉस्ट इग्नोर कर रहे थे। अगर वो इग्नोर ना होती, ओवर प्रोडक्शन हो रही है। एमएससी और एमपीसी में जो डिफरेंस है एमईसी का, Q1 टू Q2। एक बार बना दो डायग्राम बेटे, सिंपली। एक में आपने डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट करना है, और एक में सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट करना है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज में। समझ आ रहा है? अब सबको समझ आ रहा है?
ओके, अब वही जी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी लिए गवर्नमेंट क्या करे? इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए। कितना लगाए? एमईसी के बराबर, ताकि हम एमएससी के बराबर हो जाएं। टैक्सेस की वजह से कॉस्ट बढ़ेगी, जितनी पोल्यूशन है उतनी आप लगाएं अगर टैक्स, तो इंटरनलाइज हो जाएगी एक्सटर्नैलिटी। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स को पे करना पड़ेगा हाई प्राइस और हाई कॉस्ट की शक्ल में। थर्ड पार्टी से आपने हटा दिया, ऑप्टिमम लेवल शायद आ जाए। गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलता है जिसको वो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स लाइक पब्लिक वैक्सीनेशन पे लगा सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कामयाब क्यों नहीं होंगे? अगर डिमांड इनइलास्टिक हो, फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने यू नो स्मोकिंग वगैरह कम करने के लिए डीमेरिट गुड्स पे लगाया था, उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, इफेक्ट नहीं आएगा। पुअर कंज्यूमर सिर्फ छोड़ेंगे, अमीर स्टिल खरीदते रहेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस का रिग्रेसिव इफेक्ट होता है, इनकम गैप्स बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करना कि कितनी मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट है, इम्पॉसिबल है, तो गवर्नमेंट फेलियर हो जाएगा। फिर उसके बाद जी वही अवेयरनेस कैंपेन या पोल्यूशन परमिट्स अब डिस्कस कर लेते हैं, एक डिफरेंट वाला। अनदर स्ट्रेटजी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय टू ओवरकम प्रॉब्लम कॉज्ड बाय pollution is the use of tradable pollution permits. These permits not only assign the maximum limit of emissions a factory can generate, but also allow it to sell the utilized permits against a price to steel mills that are forced to exceed their limit. है क्या जी? पोल्यूशन परमिट्स गवर्नमेंट बेचती है, देती है आपको और कहती है इससे ऊपर आप गए तो आपकी प्रोडक्शन बंद। डर्टी फर्म्स को क्लीन फर्म से परमिट खरीदने पड़ते हैं, ट्रेडेबल होते हैं। उससे क्लीन फर्म्स की कॉस्ट कम होती है, डर्टी फर्म्स की कॉस्ट बढ़ती है। डर्टी फर्म्स को इंसेंटिव आता है कि हम भी ग्रीनर टेक्नोलॉजी पे चले जाएं। लेकिन अक्सर गवर्नमेंट ये परमिट्स या ओवर जेनरस होकर दे देती है, बहुत टाइट, जिससे प्रोडक्शन की बहुत कमी हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। इनका कुछ वक्त लगता है बिफोर दे आर इफेक्टिव। ठीक है जी। और टैक्स साइज कितना, पोल्यूशन परमिट का डिसाइड करना कि कितना होना चाहिए, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट मे नॉट बी एबल टू फुली कम मार्केट फेलियर। जी मेरा बेटा। अंदाजा लगाते हैं ना, उसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है, समझ रहे हैं? अब मेरे बच्चों, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन ऑन एफिशिएंसी, एंड लेट्स सी इफ वी वांट टू यार मैंने एक बुक निकाल के रखी थी जिसमें सिर्फ वो लिस्ट थी। चले मैं इसमें देखता हूँ। लेट्स सी जी, हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इन्होंने टॉपिकल बनाए हुए हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान है। हमने अक्टूबर नवंबर 41 किया है, नहीं किया शायद। मई जून 41 43 तो मुझे याद है हमने किया था। चलें मई जून 24 42 इसको देखते हैं। मई जून आगे है। 42 41 ही है अभी तक। जी, मार्केट ये है वो मदर ऑफ ऑल क्वेश्चन जिसमें से आप सारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मार्केट फेलियर एग्जिस्ट्स इन ऑल इकोनॉमीज। Evaluate with the aid of a diagram the meaning of market failure and two policies a government may use to correct market failures. अब आपकी चॉइस है, कोई से दो मार्केट फेलियर डिटेल में एक्सप्लेन कर दो। अगर आप नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज लेते हैं, गुड इनफ। अगर आप डीमेरिट एंड मेरिट गुड्स लेते हैं, वो दो अलग मार्केट फेलियर माने जाएंगे। इसी तरह आप मोनोपोली का लेते हो, वो एक अलग मार्केट फेलियर है। पब्लिक गुड्स एक अलग मार्केट फेलियर है। तो आपकी चॉइस है कौन से दो लें। एक्सटर्नैलिटीज पे अच्छा हाथ साफ हुआ है तो वही लें, फिर वही मार्केट। जी जी जी। नहीं देखो, जब हम मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स का वर्ड बोलते हैं तो हम इंफॉर्मेशन फेलियर देख रहे होते हैं। उनकी कंजम्पशन के रिजल्ट में जो थर्ड पार्टीज पे जा रहे होते हैं उसको हम एक्सटर्नैलिटीज में डाल रहे होते हैं। तो मेरिट डीमेरिट गुड्स करो तो दोनों एंगल से बात कर लेना। Market merit good is one market failure, demerit good is second market failure. Negative externalities is one market failure,
एंड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इज अनदर मार्केट फेलियर, तो अलग-अलग ये कंसिडर होते हैं, तो आपको कोई 2 कर लें। हर सेपरेट है। आपके 6 मार्केट फेलियर हैं आपके कोर्स में। मोनोपोली, पब्लिक गुड्स, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ और उसके अलावा मॉरल हैज़ार्ड्स एंड एडवर्स सिलेक्शन जो कि सिर्फ़ एमसीक्यू में टेस्ट होता है। समझ रहे हैं? वो मैं आपको उधर करा दूँगा दोबारा। यहाँ पे आपने सिर्फ़ इनमें से कोई 2 कर देने हैं अच्छी डिटेल में, ठीक है? अब मार्केट फेलियर को डिफ़ाइन किया, एलोकेटिव एफिशिएंसी, ये बेसिक डायग्राम। फिर इसके बाद इन्होंने क्या लिया जी, इन्होंने वही एक्सटर्नल कॉस्ट का ले लिया। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ कंज़म्पशन प्रोडक्शन की इनफ है। ये 2 मार्केट फेलियर कंसिडर किए जाएँगे। प्रोडक्शन की इन्होंने कंज़म्पशन एक्सटर्नैलिटीज़ ली नेगेटिव। ये देखो, कंज़म्पशन की एमपीबी से एमएसपी, प्रोडक्शन की एमपीसी से एमएससी। समझ आ रहे हैं? बार-बार वही। फिर वही जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, पोल्यूशन परमिट्स, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स, कुछ भी आप लें, इवैल्यूएशन वही है। अब कुछ समझ रहे हैं कितना आसान है? हर दफ़ा वो आपको या खुद मार्केट फेलियर दे रहा है या ओपन एंडेड क्वेश्चन दे रहा है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम? अब यहाँ पे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, जो मैं मार्क में एक आधा क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ, जो मोनोपोलीज़ वगैरह से। जी, जी, जी। ज़रा ऊँचा बोलें। कौन-सा पेपर था मुझे बताएँ? चलिए अक्टूबर-नवंबर में जाते हैं, 2 ही क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, 41, 43 अभी जाके देख लेते हैं। जी, अक्टूबर नवंबर ये देखें, इवैल्यूएट द कॉन्सेंट, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन है, ये भी मैं करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये एफिशिएंसीज़ वालों पे जा रहे हैं। सॉरी, कम अगेन। मई जून 24, अच्छा। राइट जी, लेट्स सी। मई जून 24 वेरिएंट 41। क्यों, कौन-सा दूसरा? मदर वाला कंप्लीट हो गया बेटे, मैंने आपको समझा दिया है, अगर आपने दोबारा देखना है तो मैं करवा लेता हूँ। 2 एक्सटर्नैलिटीज़ बस उन्होंने करवाई हैं, प्रोडक्शन की, कंज़म्पशन की, नेगेटिव। दैट इज़ गुड इनफ, 2 मार्केट फेलियर हो गए, 2 मार्केट फेलियर हो गए। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ लिए उन्होंने, प्रोडक्शन की भी, कंज़म्पशन की, फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर दी, ठीक है? अलग मार्केट फेलियर, मैं यही समझा रहा हूँ। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कंज़म्पशन इज़ वन मार्केट फेलियर, प्रोडक्शन इज़ सेकंड मार्केट फेलियर। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कंज़म्पशन इज़ वन मार्केट फेलियर, प्रोडक्शन इज़ अ सेपरेट मार्केट फेलियर। इसी तरह मेरिट टू मेरिट गुड्स सेपरेट मार्केट फेलियर्स, मोनोपोली सेपरेट मार्केट फेलियर, पब्लिक गुड्स सेपरेट मार्केट फेलियर। समझ रहे हैं? गुड इनफ, गुड इनफ। कंजम्पशन प्रोडक्शन दोनों करें, 2 कम से कम रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? जी मेरा बेटा, मई जून 41 ये बच्चा कह रहा है ये वाला होगा क्वेश्चन। जी, 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 आप सही कह रहे हैं, इसमें मोनोपोली वाला आ रहा है, मैं यही क्वेश्चन करवाना चाह रहा था, ताकि ये मार्केट फेलियर भी आप लोगों के समझ में आ जाए प्रॉपर। द लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन is frequently used to illustrate efficient resource allocation in a free market economy. Explain why. Sorry? बेटे टोटली योर चॉइस, जो क्वेश्चन आपको आसान लगे उस पे जाओ, ठीक है, जिस पे मोस्ट ग्रिप हो। ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अभी जरा देखना। लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन इन परफेक्ट कंपटीशन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू इलस्ट्रेट efficient resource allocation in a free market economy. Explain why this is so and consider what prevents efficiency from being achieved. मोनोपोली भी प्रिवेंट कर रही हैं, एक्सटर्नैलिटीज भी प्रिवेंट कर रही हैं, मेरिट डिमेरिट गुड्स भी। तो क्या मुश्किल है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगेन जी, एफिशिएंसी, अब इसमें क्योंकि पूरा वर्ड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज था, तो हमें प्रोडक्टिव एलोकेटिव दोनों का थोड़ा सा बताना है। मार्केट एफिशिएंसीज ऑफ टू टाइप्स। मुझे यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी पे भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए थी, इन्हें करनी चाहिए थी।
Free market economy is where private sector owns all the resources, demand and supply, operate with price mechanism for profit motive. उसके बाद मेरा बेटा इन्हें बताना चाहिए जैसे उन्होंने किया कि एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी यानी प्रोड्यूसिंग एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर where marginal social cost of last unit is equal to marginal social benefit, price is equal to marginal cost. ये बेसिक डायग्राम. अब जी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जहां पे एमसीएसी को लोएस्ट पॉइंट पे कट करे आप वो बना दें टेक्निकल एफिशिएंसी वाला. ये भी ठीक है, लॉन्ग रन में हर पॉइंट लोएस्ट कॉस्ट पे है. ये हो गई जी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. फर्म परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन में बनाती हैं लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट. अब जरा देखें दोनों एफिशिएंसीज हासिल हो रही हैं. एमसी एमआर की पॉइंट पे क्वांटिटी पे एमसीएसी को भी लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रहे हैं और एमसी प्राइस यानी डिमांड कर्व के भी बराबर है. तो इसका मतलब है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी है, एलोकेटिव एफिशिएंसी भी है. समझ आ गया? तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन की फर्म को लॉन्ग रन में प्रोडक्टिव एलोकेटिव दोनों एफिशिएंसीज होने की वजह से मोस्ट एफिशिएंट माना जाता है. इट्स अ सिंपल डायग्राम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. किसी बच्चे को मसला तो नहीं आ रहा? डिमांड कर्व, AR MR प्राइस, एवरेज कॉस्ट को साथ टेंजेंट करो, MC को लोएस्ट पॉइंट पे गुजार के, MC MR की आउटपुट पे MC AC के बराबर भी है जिसकी वजह से प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, और MC AC को लोएस्ट पॉइंट पे भी कट कर सॉरी MC प्राइस के बराबर है, लिहाजा एलोकेटिव एफिशिएंसी भी है. अच्छा ये कह रहा था कि डिसमिस हो रहा है. ठीक है, फजर अफजल एट दिस टाइम. ओके राइट जी, ये हो गया. उसके बाद कैसे प्रिवेंट होगी जब इम्परफेक्ट मार्केट्स आएंगी मोनोपोली जैसी. थोड़े से उसके फीचर बता दो. सिंगल सेलर, इनका जो प्राइस जो है वो प्राइस मेकर हैं, प्रोडक्टिवली एलोकेटिवली इनएफिशिएंट है. आपने ये डायग्राम करना है, इस तरह कर लें. मैं इसमें एवरेज कॉस्ट भी साथ लगाऊंगा. दोबारा बना के दिखा दूं एक बार मोनोपोली का. वो हमने कल काफी दफा प्रैक्टिस किया था लेकिन कोई बात नहीं. इसी तरह फिर एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं रह जाएगी आपकी. एक दफा वो ड्रॉ कर देते हैं. तो लेट अस गो टू दिस डायग्राम. जी मेरे बच्चों, अब सिंपली अच्छी तरह देख लो. ये लास्ट बार मैं ड्रॉ करूंगा. प्राइस, कॉस्ट, बेनिफिट, क्वांटिटी. आप खाली प्राइस भी लिखें, कोई मसला नहीं. डिमांड कर्व, AR और MR को उससे पहले गिरा दें. मैं नॉर्मल प्रॉफिट बनाता हूं, आप बेशक अब नॉर्मल बना दें. नॉर्मल इज सेफर, इट गिव्स यू इजी अपॉर्चुनिटी. अब MC को लोएस्ट पॉइंट से गुजारें AC के, ये ऑप्टिमम पॉइंट था. लेकिन हमने MC MR का इक्विलिब्रियम लेना है मोनोपोली में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग. और जब डिमांड कर्व तक जाते हैं प्राइस बनती है. कॉस्ट हमारी A पॉइंट पे है जबकि लोएस्ट पॉइंट MC इज इक्वल टू MC वाला ऑप्टिमम है. तो MC AC के बराबर नहीं, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मिस्ड. फिर मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ QM टू EM है और प्राइस O टू PM है. मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू प्राइस, लिहाजा एलोकेटिव एफिशिएंसी भी नहीं है. समझ आ गया मेरे बच्चों? ये सिंपल डायग्राम भी चल जाएगा. जी जी बताएं. यार ये फिर आ गए, चला गया. जी माजिन क्या पूछ रहे थे मासिल? मार्जिनल कॉस्ट, इस आउटपुट पर मार्जिनल कॉस्ट इतनी है, प्राइस QM से A तक है. Marginal cost is not equal to price, allocative efficiency does not exist. अब अगर ये परफेक्ट मार्केट होती तो MC would have been supply curve, demand curve, equilibrium, perfect competition का यहां आता, प्राइस कम होती और आउटपुट ज्यादा होती. आप बेशक ये ना बनाए अगर मुश्किल लग रहा है. इतना सारा जो कम बना है उससे डेड वेट लॉस आ रहा है XY. एक बार फिर करवा दूं ये डायग्राम अगर क्लियर नहीं है. जो क्वांटिटी कम बन रही है ना परफेक्ट कंपटीशन से डिमांड सप्लाई के मुकाबले में, उसके रिजल्ट में इतना कंज्यूमर सरप्लस, इतना प्रोड्यूसर सरप्लस जाया हो.
ठीक है जी, एनी और क्वेश्चंस? ओके, तो ये डायग्राम इन्होंने सिंपल वाला बनाया, हम वो बना सकते हैं। अब जी, एक प्रिवेंशन आ गई मोनोपोली की, ठीक है। उसके अलावा एक्सटर्नैलिटीज आ सकती हैं। प्रोडक्शन की एक्सटर्नैलिटी कर लो, एमएससी इज ग्रेटर देन एमपीसी, एक्सटर्नल कॉस्ट इग्नोर हो रही है, स्टील मिल वेस्ट डाले जा रही है रिवर में, उसको पोल्यूट किए जा रही है, उसका इफेक्ट थर्ड पार्टीज पे आ रहा है। स्मोकर की नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, पैसिव स्मोकिंग आ रही है। इन दिस केस एज वेल एमएससी इज इक्वल टू इज हायर देन एमपीसी। तो एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट जो है वो सॉरी फ्री मार्केट जो है वो एफिशिएंसी नहीं ले पा रही। इसमें हमने फिर आ गया जी गवर्नमेंट टैक्स लगाए, ठीक है, वही चीज दोबारा अवेयरनेस कैंपेन करे, उनके सबके डाउन साइड्स समझ आ गया, ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट्स वट जी। यस मेरा बेटा, या लेट मी टेक दिस किड आउट, फिर चला गया। जी बताएं। अच्छा बोले बोले इसको क्या कह रहे हैं? यार बच्चे आप जो भी हैं, रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज सबको डिस्टर्ब ना करें। ओके, बताएं क्या करूं? यस। ये वाला नहीं, लॉक बना हुआ है उसमें, तो मैंने ट्रस्टेड किया हुआ है मेरा बेटा, लेकिन फिर भी एंटर हो रहा है वो। दैट्स इट। नहीं, चलें अब इग्नोर करते हैं इसको। नेक्स्ट टाइम मैं फर्स्ट टाइम इसको एंटर नहीं होने दूंगा, बिकॉज एक बार जब एंटर कर दो तो फिर ये बार बार आता रहता है। राइट जी, आप क्या पूछ रहे थे मासिन, माजिल जल्दी से। बेटे एलोकेटिव इनएफिशिएंसी हो जाती है ना, ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यस यस यस, बिल्कुल सही है। ठीक हो गया जी, अब मेरे ख्याल काफी प्रैक्टिस होगी एफिशिएंसी की। अगर कुछ पूछना है बच्चों, हमारे पास 5-6 मिनट है। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस डायग्राम्स अगेन व्हाटएवर जी। हम्म। मोनोप्सनी के तौर पे वो लेबर मार्केट के क्वेश्चन में करना, यहां ना करना, ठीक है। अच्छा, मोनोपोली का इंटरवेंशन गवर्नमेंट की थोड़ा से आपको करवा दूं, क्योंकि जस्ट इन केस क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्लूलेस ना हो, मैंने नोट्स में तो किया हुआ है। हाउ व्हाट कैन गवर्नमेंट डू अबाउट मोनोपोली मार्केट फेलियर? सबसे पहले गवर्नमेंट मार्जिनल, हाँ मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, उन्हें कहे मार्जिनल कॉस्ट के मुताबिक प्राइस चार्ज करो, यानी एमसीएआर पे। देखो परफेक्ट मार्केट वाला इक्विलिब्रियम आ जाएगा, डेड वेट लॉस खत्म, प्रोडक्टिव नहीं आएगी लेकिन एलोकेटिव एफिशिएंसी आ जाएगी। फिर इनको, वो नहीं आ सकती, परफेक्ट मार्केट में भी सिर्फ फर्म में आती है। तो डेंजरस मर्जर्स एंड टेक ओवर्स अलाउ ही ना करो, ताकि डिसअलाउड, ताकि जो मोनोपोली है वो फॉर्म ही ना हो सके। अक्सर मोनोपोलीज मर्जर्स एंड टेक ओवर्स के थ्रू बनती हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट इनके ऊपर, हाँ, जो आपके कंपटीशन कमीशंस हैं, मार्केट कमेटीज वगैरह, कंपटीशन कमीशंस देखें कि कहीं मोनोपोली बिहेवियर हो रहा है, वॉचडॉग एजेंसीज हैं, और वो जहां पे मोनोपोली बिहेवियर हो रहा है उनको रोकने की कोशिश वहीं की जाए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ईमान बताइएगा। हाउ कैन वी स्टॉप मोनोपोलीज? इंसिस्ट ऑन मिनिमम क्वालिटी, मिनिमम क्वालिटी उनको कहें भी इतना, कम से कम आपने आईएसओ 9000 फलाना स्टैंडर्ड आपने मीट करना है। उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, उन्हें खुद ही एफिशिएंट होना पड़ेगा। फिर उसके बाद मिनिमम प्राइस लगा सकते हैं उनके ऊपर, टैक्स लगा सकते हैं, कोटास लगा सकते हैं, ठीक हो गया।
बट क्यों ये फेल होगी इंटरवेंशन? मोनोपलीज मल्टीनेशनल्स हैं, मे लीव द कंट्री। और हाँ, यस यस यस, मे लीव द कंट्री। आपको थ्रेटन करेंगे, हम आपका मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, मैस अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। लोकल मोनोपलीज, यस, स्टैंड अगेंस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज, तो उनको हम डिस्टर्ब इसलिए नहीं करना चाह रहे। फिर जी ब्राइब्स वगैरह चलती हैं, मोनोपोली एक्सप्लॉयटेशन डेवलपिंग कंट्रीज में अलाउ कर दी जाती है, वैसे डेवलप में भी की जाती है, लेकिन लो इनकम कंट्रीज में ये ज़्यादा मसला है। इसके अलावा जी मोनोपलीज के पास इतना प्रॉफिट होता है कि वो डायनेमिकली एफिशिएंट होते हैं, तो डायनेमिक एफिशिएंसी लॉस्ट बाय टू मच इंटरवेंशन। समझ आ गया बच्चों? ये मोनोपोली का एक बार देख लें, कहीं प्रॉब्लम हो तो दोबारा पूछ लें। ये वाला, ओ यार वो कल भी किया था, दोबारा करूं? मैं भेजता हूँ ग्रुप में। दोबारा कर दूं वो सारा एक ही डायग्राम में मदी? ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स जी बेटे। But monopolies have abnormal profit in short and long run. They can reinvest into research and development, reduce long run average cost, bring up choices and everything. वो lose हो जाएगी क्योंकि उनका profit हम रोक देंगे. MCMR is profit maximization. MR0 is revenue maximization. MC is equal to AR या demand curve या price is allocative efficiency यानी गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव और गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। उसके बाद मेरा बेटा एम सी इज इक्वल टू ए सी इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। उसके बाद जी ए सी इज इक्वल टू ए आर इज सेल्स या आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। मदी समझ आ गया? एम आर जीरो हो जाए तो रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाता है। एवरीवन क्लियर? मैं ख्याल टाइम भी क्लास का खत्म हो गया है, मैं चेक करता हूँ एक दफा। यस, इट्स ऑलमोस्ट डन। लेट्स जस्ट रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, मैं भी पोस्ट